साथियों, अवधेश तिवारी जी हैं जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में लास्ट मीटिंग में बोला था कि अंडर राइटिंग की का भी टॉपिक जो है मीटिंग में ले लीजिए। तो वैसे आपको बताना चाहूंगा कि अंडर राइटिंग एक विशेष महत्व रखता है अपना किसी भी नए इंश्योरेंस में। जब भी नया इंश्योरेंस हो रहा है या रिवाइवल हो रहा है तो दोनों जगह उस अंडर राइटिंग रूल का मतलब कि यूज होता है। यदि मुझे अंडर राइटिंग के बारे में पता है, अभिकर्ता को अंडर राइटिंग के बारे में बेसिक्स पता है, तो उसको कस्टमर के सामने शायद बड़ा डिसीजन लेने में मदद करेगा। कई बार कस्टमर के सवाल आ जाते हैं कि ऐसे चलो मेडिकल बड़ा इंश्योरेंस करवा लेते हैं, इतने का कर देते हैं इंश्योरेंस, तो मेडिकल करना होगा कि नहीं होगा, और अगर मेडिकल होगा तो क्या घर पे हो जाएगा या नहीं होगा। इस तरह के सवाल कस्टमर्स के होते हैं। या नॉन मेडिकल में जितना होता है उतना कर दो। लेकिन अगर मुझे ये बात पता ही नहीं है कि नॉन मेडिकल में कितना होता है, मेडिकल में कितना होता है, ठीक है ना, मेल को कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं, फीमेल को कितना इंश्योरेंस दे सकते हैं, और क्या क्या पैमाने देखे जाते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी अंडर राइटिंग होती है वो मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। फीमेल में जो है जो जिनकी इनकम वगैरह का प्रूफ नहीं होता, उनके अंडर राइटिंग का पैटर्न अलग होता है। दूसरा, माइनर लाइफ का अंडर राइटिंग अलग है, मेजर स्टूडेंट का अंडर राइटिंग अलग है। मतलब 4 तरह की आपको अंडर राइटिंग देखने को मिलेगी। मेल के लिए अंडर राइटिंग देखने को मिलेगी, फीमेल के लिए अंडर राइटिंग अलग देखने को मिलेगी, और माइनर की अंडर राइटिंग अलग होगी और मेजर की अंडर राइटिंग अलग होगी। तो 4 तरह से अंडर राइटिंग को देखा जाता है। इसके अलावा ये मेडिकल अंडर राइटिंग के अलावा दूसरा अंडर राइटिंग है फाइनेंशियल अंडर राइटिंग, कि मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना मिलेगा उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो पूरी तरह से इस पे अंडर राइटिंग पे अपडेटेड बुकलेट है पूरी अभी अपने पास, उसी को शेयर कर रहा हूँ। उसकी कॉपी आप लोगों को दे जाएगी, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, उससे भी आप दोबारा देख सकते हो अगर कुछ समझ में नहीं है। मेन चीजें जो मटेरियल्स आपको दे दिए जा रहे हैं वो टेलीग्राम पे रखे जा रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे दिए जा रहे हैं। आपको जहां पे इजी लगता है कोई ना कोई एक जगह अपना बना लीजिए स्टोर करने के लिए, कि मैं इसको पेन ड्राइव में रखूंगा, मैं इसको गूगल ड्राइव में रखूंगा, मैं इसको मेल पे रखूंगा, मैं इसको अपने किसी भी मतलब कि जगह सेव करके रखूंगा, जहां भी आपको अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं एक जगह आपके पास जरूर होनी चाहिए जहां पे आप जाओ और वहां से उस चीज को ले सको। यदि पढ़ाने के बाद और सेव नहीं किया आपने इस चीज को कहीं पर, तो आप वहीं पे खड़े हो जहां पहले थे। आपके पास मटेरियल ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है तो आप दोबारा से, क्योंकि सारी बातें एक बारी में आपको पता लग जाए, इंक्लूडिंग मैंने जैसे पढ़ा हुआ है उसके बाद भी ये मुझे पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप सब लोग इस पीडीएफ को कहीं ना कहीं सेव करके रखेंगे, और जो लोग बिल्कुल ही सेव करना नहीं चाहते वो इसको प्रिंट करके रखें अपने पास फोल्डर में, क्योंकि ये आपको मदद देगा बीमा करने में। एक जून 2021 के हिसाब से बुकलेट पूरी तरह से कंप्लीट है, और इसी को आगे हम लोग देखेंगे। पूरा इंडेक्स बना हुआ है, प्रॉपर इंडेक्स बना हुआ है, प्रॉपर सारी चीजें बनी हुई हैं। अंडर राइटिंग कितने तरीके से पॉइंट्स हैं वो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप देखते जाइए। पेज नंबर 1, हाउ टू यूज द चार्ट, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ्स कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड लोन प्लान क्या होते हैं, नॉन मेडिकल जनरल लिमिट्स क्या होती हैं, नॉन मेडिकल मेजर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या अंडर राइटिंग है, नॉन मेडिकल स्पेशल क्या है, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल क्या है, नॉन मेडिकल सिंगल प्रीमियम के लिए क्या अंडर राइटिंग है, मेडिकल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स किस तरह से देखी जाती हैं, इंश्योरेंस ऑन फीमेल लाइफ पेज नंबर 5 पर है। प्रेग्नेंट अगर लेडी के लिए क्या रूल्स हैं, इंश्योरेंस ऑन मेजर स्टूडेंट क्या रूल्स हैं, इंश्योरेंस ऑन माइनर लाइफ क्या रूल्स हैं, वैलिडिटी पीरियड्स ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स, जो हम मेडिकल करवाते हैं उनकी रिपोर्ट्स कब तक वैलिड रहती हैं, वो भी इसमें इसी इसी बुकलेट में दिखाया गया है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान, प्रोसेसिंग ऑफ हाई सम एश्योर्ड केसेस की कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, नई इंश्योरेंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, पेज नंबर 9 पर है। एमएचआर जो होती है वो कितनी लिमिट्स है किसकी, उसके बारे में चर्चा है। एनआरआई के लिए इंश्योरेंस और मेल ऑर्डर पे जब इंश्योरेंस करेंगे तो क्या रूल्स होते हैं,
रेजिडेंस ग्रुप्स एनआरआईज के लिए कौन से हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लाइफ्स है, थर्ड जेंडर का बीमा करना है या एचयूएफ में पॉलिसी लेनी है तो क्या रूल्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स किसकी कहाँ पे कितना केस पास होता है उसके बारे में भी चर्चा है 14 नंबर पेज पर। की मैन पार्टनरशिप इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस के बारे में भी, अगर प्रपोजल कैंसिल होता है तो क्या रिकवरीज करते हैं उसके बारे में भी रूल्स इसमें लिखा हुआ है। ऑक्यूपेशनल रेटिंग है, ऑक्यूपेशनल कहाँ कहाँ पे किस ऑक्यूपेशन पे एक्स्ट्रा लगता है और कौन कौन से क्वेश्चनर का यूज किया जाता है उसके बारे में भी बताया गया है। एक्स्ट्रा की कैलकुलेशन कैसे होती है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना दे सकते हैं वो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का पार्ट है, इंश्योरेंस मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, कि अफोर्ड कर सकता है नहीं अफोर्ड कर सकता उसके बारे में है। इंपॉर्टेंट क्लाजेज हैं जिनका ध्यान रखना है, कोविड की अंडरराइटिंग की गाइडलाइंस लेटेस्ट क्या चल रही है वो भी इसमें है, नेच के मैटर को कैसे डील करना है, टीपीए के मैटर्स को कैसे डील करना है, और डेटिंग बैक इंटरेस्ट किस तरह से चलता है। ये 24 टोटल 24 पेज हैं साथियों इसमें। सबसे पहले जब भी किसी भी प्रपोजल के बारे में हम अंडरराइटिंग के लिए जाएंगे तो सबसे पहले चीज होती है कि हमें स्टैंडर्ड एज प्रूफ और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ का पता होना चाहिए, क्योंकि गाइडलाइन सबसे पहले इसी यहीं से बाइफिकेशन होता है कि मेरे पास जो बीमा है उसका एज प्रूफ स्टैंडर्ड है या नहीं है, और नॉन स्टैंडर्ड है तो कौन सा वाला प्रूफ नॉन स्टैंडर्ड में चलता है। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कौन से, मैं उन प्रूफ्स में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, नाम नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि कौन से एज प्रूफ जो है वो स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि ये चाहे नया एजेंट हो चाहे पुराना एजेंट हो, नया एजेंट को भी जो है आपको टेस्ट होते समय ही पढ़ाया गया था और बताया गया था, बाकी जिनको नहीं पता वो इसमें से अपना बाद में देख लेंगे। बेसिकली मेन आज की डेट में जो कॉम्बिनेशन है एज प्रूफ का, वो हमें फोटो लेना चाहिए, पैन कार्ड लेना चाहिए, आधार कार्ड लेना चाहिए, तीनों चीजें आ जाती है, केवाईसी वगैरह सब कुछ, और ये स्टैंडर्ड है। बाकी अदर स्टैंडर्ड एज प्रूफ स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आराम से जो मिलता है, डीएल मिलता है, इस तरह के एज प्रूफ जो है वो स्टैंडर्ड में रखे गए हैं। तो मेन स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, ये दो आपका बाइफिकेशन होना चाहिए। जैसे इसका बाइफिकेशन होगा उसके बाद तुरंत आपका सबसे पहला आदमी है जो जनरल आदमी की अंडरराइटिंग लिखी गई है कि जनरल आदमी कौन सा होता है। पहले तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं जनरल सबसे पहले नहीं पढ़ा रहा, सबसे पहले हम स्पेशल आदमी कौन होता है उसको देखते हैं कि स्पेशल आदमी कौन होता है। स्पेशल को सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी के आदमी को अलग करते हैं, फिर प्रोफेशनल कैटेगरी के आदमी को अलग करेंगे, फिर उसके बाद जो है आपको जो बचे हुए लोग हैं वो सारे जनरल में ट्रीट किए जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप चार्ट आपके सामने है दिख रहा होगा कि नॉन मेडिकल स्पेशल स्कीम फॉर रेजिडेंट इंडियन एंड एनआरआई, एनआरआई को भी नॉन मेडिकल स्पेशल का बेनिफिट दिया जाता है। एज का लिखा हुआ है 18 से 35, 36 से 45, 46 से 50, एसयूसी लिखी हुई है 50 लाख, 25 लाख और 13 लाख। कुछ लोगों के लिए ये एसयूसी जो शब्द है लिमिट है वो हो सकता है नया हो, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो एसयूसी होती है इसका फुल फॉर्म है सम अंडर कंसिडरेशन, मतलब कितने सम का जो कंसिडरेशन करना है टोटल इंश्योरेंस का वो कितना है। बेसिकली ये रिलेटेड होता है डेथ सम एश्योर्ड पे। सपोज करो मैं जीवन आनंद पॉलिसी ले रहा हूं तो मुझे पॉलिसी में 10 लाख की पॉलिसी में 1.25 गुना की इंश्योरेंस होती है, तो मुझे उसको 1.25 गुना करके डेथ बेनिफिट के रूप में, डेथ सम एश्योर्ड के रूप में उसको क्लब करना पड़ेगा। लेकिन वही इंडोमेंट पॉलिसी है, जीवन लाभ है, तो उसमें इक्वल टू सम एश्योर्ड मिलता है। तो किस पॉलिसी में कितना गुना लेना है एसओसी, उसका भी चार्ट इसी में आगे मिलेगा आपको, तो वहां से भी देख सकते हो यदि आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। बेसिकली 50 लाख का डेथ कवर स्पेशल आदमी को नॉन मेडिकल में दिया जाता है यदि एज 18 से 35 है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि नॉन मेडिकल की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि वो नॉन मेडिकल कैटेगरी में नहीं आ रहा तो इसके बाद आपको मेडिकल कैटेगरी में चार्ट में जाके देखना पड़ेगा। यदि मेडिकल लग रहा है तो क्या टेस्ट होंगे या केवल एफएमआर होगा, वो अलग मैटर है। तो स्पेशल कैटेगरी में कौन से स्टैंडर्ड एज प्रूफ, देखो यहाँ कंडीशंस लगी हुई हैं। ईमेल आईडी मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर तो सब में मैंडेटरी होता है, मिनिमम 1 ईयर सर्विस है, स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, लिटरेट मेजर मेल फीमेल मेजर विद एसएसएलसी पास, मतलब 10th पास होना जरूरी है। कोई भी आदमी को स्पेशल कैटेगरी में तभी लिया जाएगा जब उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होगी, स्टैंडर्ड एज प्रूफ होगा, 1 साल की सर्विस होगी, और इसके अलावा जो उसका जो सैलरी का प्रूफ है, जो उसको सैलरी मिल रही है वो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जहां से भी मिल रही है उसका पीएफ डिडक्शन जरूर हो रहा हो। यदि पीएफ डिडक्शन उसका हो रहा है तो वो स्पेशल कैटेगरी का आदमी है। एक्सक्लूडिंग स्टैंड अलोन प्लान,
स्टैंड अलोन प्लान, इसमें क्लब नहीं होगा, जैसे आधारशिला, आधार स्तंभ, इस तरह के जो प्लान होते हैं वो इस कैटेगरी में, इसको इसमें 50 लाख में क्लब नहीं किया जाता, उनकी लिमिट अलग होती है। इसी तरह से निचले हुए सेपरेट CIR लिमिट, सेपरेट CIR लिमिट, क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर एक राइडर होता है जिसमें गंभीर बीमारियों के लिए दिया जाता है, तो उसकी लिमिट अलग लिखी गई है कि वो उस लिमिट में नहीं आते हैं। जो 50 लाख की लिमिट है वो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस के लिए है, राइडर के लिए नहीं है। राइडर की लिमिट अलग बताई गई है कि 15 लाख जो है 18 से 35 में है, 10 लाख नॉन मेडिकल 36 से 45, और 2 लाख जो है वो 46 से 50 में नॉन मेडिकल स्पेशल के ग्रुप के बंदे को क्रिटिकल इलनेस राइडर बिना मेडिकल के दिया जा सकता है। साथ में देखो प्लान अलाउड लिखे हुए हैं, तो 2 तरह के कैटेगरी के प्लान रखे गए हैं। स्पेशल कैटेगरी के जो प्लान है, जिनमें विशेष तौर पर आपका जो प्लान है वो यूलिप के प्लान है, नया वाला प्लान है 861 जो बचत प्लस है, और जीवन लाभ है, और आपका जीवन उमंग है, और बीमा श्री है। ये जो प्लान है स्पेशल कैटेगरी में डाले गए हैं, जो ज्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट है। इनको, इनकी लिमिट जो है वो अलग है। 18 से 35 में 50 लाख है, 36 से 45 में 25 और 46 से 50 में 13 लाख की लिमिट है। इसके बाद है 18 से 35 में फिर से लिखा हुआ 30 लाख, वो अदर प्लान्स के लिए है, जैसे 914 जीवनान, 915 मनी बैक, इस तरह के टेबल्स के नोट्स में नंबर लिखे हुए हैं। तो 2 तरह के चार्ट्स है, लिमिट्स है। स्पेशल प्लान के लिए अलग लिमिट्स है, बाकी के प्लान के लिए अलग लिमिट्स है। तो यदि जीवन आनंद कर रहा हूं तो 30 लाख की सीसी नॉन मेडिकल में होगी 18 से 35 में, और अगर मैं 945 कर रहा हूं तो 50 लाख की लिमिट होगी। तो प्लान के हिसाब से, कई बार हमें प्लान याद नहीं होता, तो ये चार्ट जो है उसको या तो आप प्रिंट करके रखिए अपने पास कि भाई कौन से प्लान स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने पहले ही बताया, जैसे आपको सेव करके रखना है वो आपका अपना तरीका है, तो उसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा। ये स्पेशल कैटेगरी का चार्ट था। तो यदि बंदा स्पेशल में आ रहा है, क्योंकि स्पेशल की लिमिट सबसे ज्यादा है। अब चलते हैं प्रोफेशनल कैटेगरी में। यदि वो कस्टमर जिसका हमने बीमा करना है प्रोस्पेक्ट का, वो प्रोफेशनल कैटेगरी में आ रहा है। अब प्रोफेशनल कैटेगरी में ऊपर अगर आप देखोगे तो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल लिखा हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड दोनों। ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद का, जैसे डॉक्टर है और वो खुद के अपनी प्रैक्टिस हो, और यह हो सकता है कि वो किसी हॉस्पिटल में सर्विस भी कर रहा हो। वो दोनों तरह के डॉक्टर्स, और ये ऐसा कई बार होता है कि एक ही डॉक्टर 4 जगह सर्विसेज देता है, 4 हॉस्पिटल में 2-2 घंटे करके, तो वो एम्प्लॉयड होता है लेकिन प्रोफेशनल एम्प्लॉयड होता है, तो हर जगह से उसको सैलरी मिलती है। तो ऐसे ऐसे बंदे को जहां 4 जगह से सैलरी मिलती है, वो उस केस में उसका PF नहीं कटता, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखा जाता, लेकिन सैलरी उसको मिलती है। तो इसलिए एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल दोनों तरह के लोग, यदि उसकी सर्विस 1 साल की हो गई और PF कट रहा है तो स्पेशल कैटेगरी में चला जाएगा। तो जो लोग स्पेशल में नहीं है लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो अब प्रोफेशनल में आते हैं। अब क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, उसमें एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कास्ट अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, कंप्यूटर, इस तरह के लोग, डॉक्टर, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, राइट में लिखा हुआ है, ये लोग जो है वो प्रोफेशनल्स में आते हैं। और सभी तरह के पोस्ट ग्रेजुएशन जो होल्डर होते हैं वो भी प्रोफेशनल में आते हैं। तीसरा एक कैटेगरी इसमें लिखा गया है कि ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन जिनकी ITR 10 लाख से ज्यादा की, करंट ITR 10 लाख से ज्यादा की फाइल हुई है, और पिछले 2 साल की ITR और अवेलेबल है, मतलब टोटल 3 साल की ITR अवेलेबल है, उन लोगों को भी प्रोफेशनल कैटेगरी में लिया जाता है, चाहे बेशक उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्रोफेशनल नहीं है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो लिमिट उनकी बढ़ जाती है। स्पेशल प्लान के लिए लिमिट 18 से 35 में 30 लाख है, 36 से 45 में 20 लाख है, 46 से 50 में 10 लाख है, और 18 से 35 में 25 लाख है अदर प्लान के लिए, 36 से 45 में 15 और 46 से 50 में 8। तो आप ये देखेंगे कि भी प्रोफेशनल कैटेगरी में जो है स्पेशल कैटेगरी से कम लिमिट है SOC की, सम अंडर कंसीडरेशन। अब चलते हैं कि जो हमारे कस्टमर है वो तीन पार्ट में बांटे गए हैं। पहला पार्ट मैंने बताया स्पेशल कैटेगरी का होना चाहिए, तो उसका अलग लिमिट है। प्रोफेशनल कैटेगरी का है तो उसका अलग लिमिट है। अब जो स्पेशल में नहीं आए और प्रोफेशनल में नहीं है, दोनों में, वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी लिमिट्स क्या हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा। आपके सामने ये चार्ट है, नॉन मेडिकल जनरल, जो स्पेशल में नहीं आ रहे और प्रोफेशनल में नहीं आ रहे, वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। लिखा हुआ है 18 से 35 साल, स्पेशल प्लान्स में 12 लाख की लिमिट है, और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है तो 6 लाख की लिमिट है।
क्योंकि स्पेशल और प्रोफेशनल में नॉन स्टैंडर्ड एज ग्रुप वाले को कैटेगरी में ले ही नहीं सकते, वहां एक कंडीशन लगी हुई है कि स्टैंडर्ड एज ग्रुप होना मस्ट है। लेकिन जनरल आदमी जहां पे आएगा वहां पे दोनों तरह के लोग मिलेंगे, स्टैंडर्ड एज ग्रुप वाले मिलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड एज ग्रुप वाले मिलेंगे। तो 12 लाख, 8 लाख और 5 लाख ये लिमिट्स है। अदर प्लान्स के लिए 8 लाख, 5 लाख और 3 लाख की एसओसी की लिमिट्स है। ये आपके सामने दिख रहा है। इसके अलावा यदि आपका बीमा 12 लाख से ऊपर जाता है, क्यों जानना जरूरी है आपको नॉन मेडिकल मेडिकल? क्योंकि अब आनंदा में लोग बीमा कर रहे हैं, आनंदा में केस कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारा ये बीमा नॉन मेडिकल में जाएगा या मेडिकल में जाएगा। हालांकि वहां पे दोनों तरह की चीजें अब अलाउड हो गई हैं, तो बहुत विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं तो कंप्यूटर ही बता देगा यार ये मेडिकल इसमें लगेगा। नेक्स्ट जो चीज है जानने वाली नॉन मेडिकल के बाद, नॉन मेडिकल मैंने पहले भी इसकी क्लास ले रखी है और बता रखा है, तो इसका चार्ट भी बना के दिया हुआ है आप लोगों को, और यहाँ से भी आप चार्ट ले सकते हो या उस चार्ट का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद दिखाया गया इंश्योरेंस टू मेजर स्टूडेंट्स एंड नॉन मेडिकल लिमिट्स, क्योंकि नॉन मेडिकल लिमिट्स जो है वो मेजर स्टूडेंट्स के लिए अलग है, इसलिए उसको अलग से दिखाया जा रहा है। पहली बात यह कि मेजर स्टूडेंट्स हम किस एज तक लेते हैं, तो यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है कि 18 साल से लेके 30 साल तक के स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट्स में ले सकते हैं यदि उनकी पढ़ाई चल रही है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो उनका करंट स्कूल आईडी है या करंट कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो एक प्रूफ दे सके कि हाँ भाई ये पढ़ रहा है, तो उस बंदे को हम मेजर स्टूडेंट मानते हैं। मेजर स्टूडेंट के लिए जो लिमिट है वो स्पेशल प्लान के लिए 20 लाख है, 25 लाख है, और एसओसी 20 लाख की, नॉन मेडिकल अदर प्लान के लिए 20 लाख की एसओसी बिना मेडिकल के मिलती है। ठीक है, और सेपरेट लिमिट फॉर क्रिटिकल इलनेस राइडर अंडर नॉन मेडिकल, उसकी लिमिट अलग है कह रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इन लोगों को 50 लाख का जो है क्रिटिकल इलनेस, सॉरी 15 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर वो मिलता है नॉन मेडिकल में। तो याद रखने वाली चीजें, मेजर स्टूडेंट स्पेशल प्लान 25 लाख बिना मेडिकल के, और अदर प्लान 20 लाख एसओसी बिना मेडिकल के, ये मेजर स्टूडेंट का है। स्पेशल प्रोफेशनल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नॉन मेडिकल लिमिट्स फॉर सिंगल प्रीमियम की लिमिट है। देखिए ये बहुत खास चीज है जो शायद अभी पहले से इसका चार्ट मैंने नहीं दिया हुआ आप लोगों को, और इसको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जहां पे हम नॉन मेडिकल में किसी को भी बीमा दे सकते हैं और हाई रेंज तक में भी दे सकते हैं। सिंगल प्रीमियम की डिमांड भी होती है। अब सिंगल प्रीमियम के हमारे पास 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है। पहला 916 बीमा बचत, जिसमें 3 साल 3 साल 3 साल के गैप पे पैसा आता है। 849 आपका निवेश प्लस सिंगल प्रीमियम है ऑप्शन 1 में, और 917 सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट जो कि काफी तेजी के साथ सेल होता है, बहुत ही ज्यादा ये प्लान सेल होता है। इसके अलावा 861 सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में, 861 आपका बचत प्लस जो नया प्लान आया है उस प्लान में भी सिंगल प्रीमियम है। तो सिंगल प्रीमियम ऑप्शन बी जो है वो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि 861 सिंगल प्रीमियम ऑप्शन बी। तो बचत प्लस जो नया प्लान आया हुआ है वो रेगुलर प्रीमियम में 5 साल देना है, सिंगल प्रीमियम में 1 बार ही देना है। सिंगल प्रीमियम में 10 गुना इंश्योरेंस के साथ में भी है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में 1.25 गुना इंश्योरेंस के साथ में है। तो किसी भी एज में 70 साल की एज तक सिंगल प्रीमियम प्लान 861 में दिया जा सकता है। और इसमें लिखा हुआ है स्टैंड अलोन, मतलब बिना चाहे कितने का भी बीमा हो, 861 में सिंगल प्रीमियम 70 साल की उम्र तक बिना मेडिकल के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी एक्स्ट्रा के, बिना किसी चीज के उनको दिया जा सकता है। एक स्टैंड अलोन लिमिट है इसकी, किसी प्लान से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहले कौन सा प्लान कितने का ले रखा है उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो 861 सिंगल प्रीमियम स्पेशल प्लान, अभी नया जो प्लान आया हुआ है आपका, वो सिंगल प्रीमियम में आपको बिना मेडिकल के मिलेगा, विदाउट एनी लिमिट, जिसका किसी और पॉलिसी से लेना देना नहीं है। बाकी के जो 3 प्लान है उनके लिए चार्ट बनाया हुआ है। 18 से 35 में 20 लाख का एसओसी, 20 लाख का एसओसी बिना मेडिकल के लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें 20 लाख का प्लान बचत की स्टैंड अलोन है और 15 लाख का 917 और 849 के लिए है। 36 से 50 में 10 लाख और 917 के लिए, और 849 के लिए 10 लाख, दोनों सेम है। 51 से 60 में 3 लाख रुपए की एसओसी जो है वो भी नॉन मेडिकल में है, और साथ में लिखा हुआ है एनी फुल सम एश्योर्ड 861 सिंगल मोड में बी ऑप्शन में,
जितना मर्जी समय सोड हो, कोई मतलब नहीं है, एज भी कोई मतलब नहीं है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड में बताया गया। तो ये एक लिमिट है। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में भी लिमिट है, यदि नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है तो भी बिना मेडिकल के सिंगल प्रीमियम प्लान मिल सकता है। तो हमें यहाँ से चार्ट देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो रेगुलर प्रीमियम प्लान के लिए अंडरराइटिंग अलग है, सिंगल प्रीमियम के लिए अलग अंडरराइटिंग है। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा नॉन मेडिकल की लिमिट। उसके बाद अगर ज्यादा का बीमा है तो फिर आपको मेडिकल के साथ में करना पड़ेगा। यदि पॉलिसी में मेडिकल होना है, नॉन मेडिकल की कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो उसका चार्ट यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है। यदि नॉन मेडिकल है तो चार्ट 1 और चार्ट 2 दो तरह के चार्ट हैं इसमें, जिसमें नॉन मेडिकल 50 लाख तक, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल और नॉन मेडिकल स्पेशल दोनों के लिए 50 लाख तक अलग चार्ट बनाया गया, जिसमें चार्ट 1 का यूज किया जाता है। और दूसरा यदि इस दोनों कैटेगरी के लोग नहीं है तो चार्ट 2 का यूज करना है। लेकिन ये जहाँ पे जो अंडरराइटिंग का चार्ट बनाया है वो दोनों का मिक्स बना दिया है। तो दोनों का मिक्स बना के उन्होंने लिख दिया है एनएमएस अब्लिक प्रोफेशनल करके, ऐसे करके बना दिया अलग चार्ट उनका। तो दोनों का यहीं पे 50 लाख तक दोनों का अलग कर दिया, और उसके बाद के जो है बाकी के जो है वो मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको ठीक से अभी देखने में कंफ्यूजन हो, बट यहाँ से देख सकते हैं जहाँ पे एफएमआर लगना है वहाँ एफएमआर लिखा हुआ है, जहाँ पे टेस्ट लगने हैं एफबीएस, आरवीए, ईसीजी, इस तरह के जो टेस्ट लगने हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। देखने वाली बात यह कि जब टेस्ट लगेगा तो क्या कौन सा टेस्ट लगेगा, हमें यहाँ पे जो समझने की जरूरत है वो सबसे मेन चीज है कि यदि पॉलिसी में सीटीएमटी नहीं लग रही है, ट्रेडमिल टेस्ट, सीटीएमटी का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड ट्रेडमिल टेस्ट, तो सीटीएमटी अगर नहीं लग रही है तो हम होम विजिट में भेज के मेडिकल करवा सकते हैं, उसमें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि सीटीएमटी लग गई है तो हमें कस्टमर को सेंटर पे ही बुलाना पड़ेगा। तो चार्ट अगर आपके पास अवेलेबल है और आपको देखना आ रहा है तो यहाँ से आप चार्ट देख के कस्टमर को बता सकते हैं कि आपका होम विजिट में होगा या आपको आना पड़ेगा, कंपल्सरी आना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ से चार्ट आपके पास था। इसके बाद फीमेल कैटेगरी, इंश्योरेंस ऑन फीमेल लाइफ्स, फीमेल लाइफ्स में किस तरह से बीमा मिलता है, कैसे कैसे कैटेगरी बनाई गई है, वो यहाँ पे दिखाया गया है अलग अलग कैटेगरी। फीमेल लाइफ में देखेंगे तो A1 कैटेगरी जो है, A2 कैटेगरी, A3 कैटेगरी, उसके बाद B1 और B2, 5 तरह की कैटेगरी में फीमेल्स को डिवाइड किया गया है। A1 किस कैटेगरी की जो फीमेल है वो जो ITR फाइल करती हैं और एलिजिबल अंडर नॉन में, मतलब अच्छी जगह सर्विस करती हैं और ITR फाइल करती हैं, इन दोनों को एक जगह, और क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th है उनकी, तो उनकी अंडर राइटिंग का पैटर्न अलग है। लेकिन दूसरी कैटेगरी जो है वो है ऑन इनकम दैट कैन बी असर्टेन, मतलब ऐसी ऐसी फीमेल्स जिनका इनकम को सर्टेन किया, कोई ना कोई प्रूफ उनके पास है, अदर प्रूफ, कुछ ना कुछ इनकम का प्रूफ मिल रहा है उनका, तो उनको यहाँ पे अलग कैटेगरी में A2 में रखा गया। दूसरी जो फीमेल्स है जिनकी इनकम तो है बट कोई प्रूफ नहीं है, एक तरह सबसे पहले क्या आया कि फीमेल कैटेगरी 1 जिसमें जो अच्छी जगह सर्विस करती हैं, जिनकी प्रॉपर 3 साल की ITR, स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ जिसको बोलते हैं, वो अवेलेबल है, उनको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया। दूसरी कैटेगरी में रखा गया जहां पे नॉन स्टैंडर्ड उनके पास इनकम प्रूफ्स है, जैसे PFQ, CA सर्टिफिकेट, इस तरह की जो पेंशन की इनकम है, रेंटल इनकम है, तो इस तरह की जो इनकम है वो यहाँ पे रखा गया कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में ऑन इनकम दैट कैन बी असर्टेन, कैन नॉट बी असर्टेन, मतलब इनकम तो है लेकिन प्रूफ नहीं है। इसके बाद आपका आया हाउस वाइफ, बी कैटेगरी जो आई, हाउस वाइफ ग्रेजुएट एंड अबव की अलग लिमिट है और हाउस वाइफ बिलो ग्रेजुएट की अलग लिमिट है। इस तरह से करके फीमेल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। मैक्सिमम इंश्योरेंस NMS कैटेगरी जो फीमेल्स कैटेगरी 1 में है उनको NMS कैटेगरी में रखा गया और उनको मैक्सिमम जो इंश्योरेंस है उसकी लिमिट बताई गई कि उनको कोई लिमिट नहीं है, एज पर जो मेल्स का रूल होता है इनकम के आधार पे मैक्सिमम उसके हिसाब से इंश्योरेंस, तो एज पर मेल ट्रीट होंगी। जो भी कैटेगरी 1 की फीमेल्स हैं वो मेल के बराबर है और मेल के हिसाब से ही सारे रूल उनके चलेंगे, तो किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है कितने का बीमा मिलेगा कितने का बीमा नहीं मिलेगा। कैटेगरी 2 में चलते हैं। कैटेगरी 2 में उन्होंने बताया कि 50 लाख का बीमा जिसमें 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस भी मिल सकता है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है लेकिन टर्म इंश्योरेंस 25 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता, यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। 50 लाख का टोटल बीमा मिल सकता है इस पर उनकी इनकम के बिहाफ पे। तीसरी तरह की कैटेगरी है जिनके पास इनकम तो है, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड ट्यूशन व्यूशन दिखा देते हैं, इनकम प्रूफ नहीं होता,
वैसी कैटेगरी जो फीमेल्स की है, वो जिसका कैन नॉट बी सर्टेन है, उनको हम दो तरीके से हमें लिखा हुआ है, 15 लाख फॉर 12th पास एंड अबव। 15 लाख का बीमा एसओसी, अगर 12वीं पास है तो 15 लाख का बीमा मिल जाएगा, और यदि 12वीं से कम पास है तो 10 लाख का बीमा मिलेगा, मतलब क्वालिफिकेशन के आधार पे है। सभी तरह के प्लान अलाउड है टर्म इंश्योरेंस को छोड़ के। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग टर्म इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, और जीवन शिरोमणि तो वो 1 करोड़ की होती तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। ये लिमिट जो है यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद है हाउस वाइफ। हाउस वाइफ, यदि आप किसी को हाउस वाइफ दिखाते हैं तो सबसे मेन चीज जो हाउस वाइफ में है कि मैचिंग इंश्योरेंस होना जरूरी है। प्रपोजल फॉर्म में कई लोग छूटते ही हाउस वाइफ भर देते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि भी हस्बैंड की इंश्योरेंस है कि नहीं है। यदि हस्बैंड की इंश्योरेंस नहीं है तो हाउस वाइफ को इंश्योरेंस नहीं दिया जा सकता, ये आप जान लीजिए। इसका मतलब है कि प्रपोजल फॉर्म में हमें सेल्फ एम्प्लॉयड दिखाना है कि नहीं दिखाना, ये पहले डिसीजन लीजिए। यदि हाउस वाइफ है और इंश्योरेंस हस्बैंड की इक्वल है तो हम दे सकते हैं। तो दो तरह से यहाँ पे लिमिट डिसाइड है। यदि ग्रेजुएट या उससे ऊपर है तो 1 करोड़ का बीमा दिया जा सकता है, यदि हस्बैंड की इंश्योरेंस इक्वल है तो। और यदि ग्रेजुएट से कम है तो 60 लाख का बीमा मैचिंग इंश्योरेंस के साथ में दिया जा सकता है। ये इसकी लिमिट यहाँ पे डिसाइड करी गई है फीमेल्स के लिए। तो ये फीमेल अंडर राइटिंग का चार्ट है। आगे चलेंगे तो आपके पास इसमें और बहुत सारी चीजें टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है, मैं बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि हमें बेसिक अंडर राइटिंग आनी चाहिए। बहुत डीप अंडर राइटिंग हमारे को कोई जरूरी नहीं है कि बहुत डीप अंडर राइटिंग हमें आए। फीमेल का मेन कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है वो पता होना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड की लिमिट्स पता होनी चाहिए, किस तरह से हम सेल्फ एम्प्लॉयड की लिमिट्स को डिसाइड करते हैं। इसके बाद है इंश्योरेंस ऑन प्रेग्नेंट लेडी। हाँ, ये आपके सामने है इंश्योरेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन। क्योंकि हम अक्सर जैसे बीमा मिलता है और उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं, सवाल नहीं पूछते, कस्टमर से कोई सवाल नहीं करते प्रेग्नेंट है कि नहीं है, कुछ पूछना नहीं, बीमा मिल गया बस, दैट्स ऑल, लो जी साइन करो फटाफट कर दो। और वैसे में वो चीज आने वाले टाइम में जब यदि कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में क्लेम रिजेक्शन के और बाकी के अंडर राइटिंग से कार्रवाई होने के चांसेस रहते हैं। तो जरूर पूछें इसके बारे में, हेल्थ के बारे में जरूर पूछें। Proposals are submitted to if 861 offline only within 24 weeks 6 months of pregnancy। ये लिखा हुआ है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन का बीमा है वो 24 वीक्स से विद इन होता है। यदि 6 मंथ बीत चुका है तो बीमा अप्लाई नहीं किया जा सकता प्रेग्नेंट का। साथ में यह भी लिखा हुआ है कि वुमेन फॉलिंग अंडर कैटेगरी A1, अभी मैंने ऊपर आपने देखा हो तो फीमेल कैटेगरी A1 कौन सी होती है वो हमने दिखाया हुआ है। फीमेल कैटेगरी A1 वो फीमेल्स होती हैं जिनके पास 3 साल की ITR और 3 साल का इनकम प्रूफ प्रॉपर अवेलेबल है, और साथ में वर्किंग होनी चाहिए। वर्किंग इनकम मतलब रेंटल इनकम वाला इनकम नहीं, सैलरी की इनकम या बिजनेस की इनकम से इनकम आ रही हो, तो वैसे ही फीमेल्स को प्रेगनेंसी में बीमा दिया जा सकता है, अदरवाइज बीमा नहीं दिया जा सकता। और मेडिकल के बिना बीमा नहीं होगा। अदर टर्म एंड कंडीशन पे मैं इसमें चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि अदर टर्म एंड कंडीशन की चर्चा करना इसमें कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना जाने कि होगा तो कैटेगरी 1 फीमेल का होगा, और होगा तो 24 वीक से पहले होगा, और होगा तो मेडिकल में होगा। 3 बातें हमें याद रखना प्रेगनेंसी में बस। इसके बाद मेजर स्टूडेंट के केस में मैचिंग इंश्योरेंस की बात करी गई है कि मेजर स्टूडेंट का जो बीमा है वो कहां तक बिना पेरेंट्स के इंश्योरेंस के हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि मेजर इंश्योरेंस का जो मेजर स्टूडेंट का जो बीमा है वो 25 लाख तक